गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। क्या हाल चाल है भाई सभी के? सोनू, नैना कुमारी, मनीषा, ओम वर्मा, काजल, अनिल, मीना, संध्या, अशोक, कृति, अमन, गौरव कुमार, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। क्लास अगर शुरू हो गया तो एक बार बताएंगे, फिर हम आज का रंगारंग कार्यक्रम करेंगे शुरू। शुभ संध्या प्रिय महोदय कह रहे हैं हिमांशु पांचाल। शुभ संध्या भैया, शुभ संध्या। निशांत, सरवन, सदाफ, सोनाली, रोशनी, मिहिर, महेश, सुरेश, कमलेश, स्मृति, रंजन, कनक, चितरंजन, रोशनी, सभी को बहुत बहुत नमस्कार। ऑडियो ठीक है तो भाई एक बार मुझे बताओ। प्रणाम करते हैं, आपकी क्लास करते हैं शुरू। तो कल की क्लास में हमने आपको, जहां तक मुझे याद आ रहा है, आपको मैंने वेपोराइजेशन और इवोपरेशन, वाष्पीकरण और वाष्पर में डिफरेंस बताया था। कुछ छोटी छोटी सी बातें और बताई थी। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी को याद होंगी। एक बार मैं आपको मोटा मोटा सा रिवीजन करा देता हूं। हमने कल की क्लास में आपको बताया था कि 1 ग्राम बर्फ पिघालने के लिए 80 कैलोरी उष्मा चाहिए। 1 ग्राम पानी की भाप बनाने के लिए 540 कैलोरी चाहिए। और पानी की जो विशिष्ट उष्मा है वो है 1 कैलोरी पर ग्राम डिग्री सेल्सियस। यानी कि 1 ग्राम पानी का तापमान अगर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाना है तो 1 कैलोरी हीट चाहिए, जो बहुत ज्यादा है। पानी की स्पेसिफिक हीट हाई होती है। फिर मैंने कल की क्लास में आपको बताया था कि वेपोराइजेशन और इवोपरेशन में फर्क क्या है। कि वाष्पीकरण, वेपोराइजेशन एक फिक्स तापमान पे होगा उबलते समय, तो उबलते समय पानी का भाप बनना वेपोराइजेशन है, वाष्पीकरण है। लेकिन बिना उबले भी जो पानी में भाप में बदलता है वो इवोपरेशन है। तो तापमान बढ़ने से घटना बढ़ेगी, हवाएं तेज चलने में बढ़ेगी, सरफेस एरिया ज्यादा होगा तो बढ़ेगी, लेकिन आर्द्रता, ह्यूमिडिटी बढ़ने पर घटेगी। यहां तक की बात हम कल की क्लास में कर चुके हैं। उम्मीद कर रहा हूं कि जितनी बातें मैंने बोली हैं वो सबकी सब आपको क्लियर होंगी। ठीक है। चंदन कुमार, महक कुमारी, अशोक मेघवाल, अभिमन्यु, कमल कुमार सैनी, नमस्कार भाई, नमस्कार। तो पहले मेक श्योर कर लें सब बच्चे, क्या आप पीछे की सारी क्लास देखकर आए हैं कि नहीं आए हैं, तभी क्लास कंटिन्यू करें। ठीक है। यस्टरडे क्लास नोट्स नहीं आया, आ जाएगा, सब आ जाएगा। हो सकता है कि जो बंदा नोट्स डालता हो छुट्टी पे हो वो कल डाल देगा वो सारे। आप क्लास में आया करो, खुद से थोड़ा लिखा करो, है ना। चलो, सदाफ अजमी कह रहे सर मुझे डाउट होगा तो मैं कैसे पूछूंगा आपसे? कमेंट सेक्शन में तो बहुत से स्टूडेंट होते हैं, यही पूछना भाई, और तो कोई उपाय नहीं है। शुरू कर दें अब। चलो, अब एक बहुत बढ़िया प्यारा कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे हम, लिखेंगे एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार। जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार, एनोमलस बिहेवियर ऑफ वाटर। ठीक, इससे बड़े ध्यान समझना, बहुत बढ़िया चीज है ये। ठीक है भाई, क्या करें इस बच्चे का भाई, गुस्सा भी आता साथ में हंसी भी आती है। सर आरएच का मतलब क्या था पिछली क्लास में? यादव जी क्लास को ढंग से सुनना, कम से कम मैंने 3 से 4 बार बताया कि आरएच का मतलब क्या है। और लास्ट में तो बिल्कुल जब वीडियो खत्म होने लगी, कल की क्लास खत्म होने लगी, तो मैं लिख कर भी गया हूं कि फुल फॉर्म क्या है आरएच की। लेकिन क्या बोले अब, कंट्रोल करते हैं। गहरी सांस लो, शांत, है ना। ये बच्चा वरना सुबह क्लास स्टार्ट नहीं कुछ सुन लेगा। ठीक है। अब देखो, मैंने यहां पे एक शब्द लिखा कि जल का असामान्य या विचित्र व्यवहार। तो एनोमलस का मतलब होता है, जो इंग्लिश वाले बच्चे हैं, एब नॉर्मल बिहेव करना, डिफरेंटली बिहेव करना, यानी कि बिल्कुल अलग तरीके से। यानी पूरी दुनिया जा रही है इधर को, कोई बंदा जा रहा हो इधर को, तो हम कहेंगे इसका व्यवहार जो है थोड़ा विचित्र है, सब इधर जा रहे हैं इधर को जा रहा है।
तो हम इसे कहेंगे एबनॉर्मल बिहेव कर रहा है, इसका बिहेवियर जो है वो एनोमलस है, असामान्य है। अब आप कहेंगे कि सर जल, हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि जल तो जीवन है। अभी हमने थोड़े दिन पहले 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे भी बनाया। 22 मार्च को होता ना अंतर्राष्ट्रीय जल दिवस, है ना। 22 अप्रैल को अर्थ डे होता है, तो अर्थ डे पृथ्वी दिवस होता है 22 अप्रैल को, और वाटर डे होता है 22 मार्च को, ठीक है। अब आप कहेंगे सर बचपन से हम पढ़ते आ रहे हैं कि जल जीवन है, और आप कह रहे हैं कि जल असामान्य है। ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, थोड़ी देर में आप भी कहेंगे, ठीक है। अब यहां पे बड़े ध्यान समझना कि जल का व्यवहार मैंने असामान्य क्यों कहा। देखो नॉर्मली अगर मैं आपसे कहूं कि अगर आप किसी चीज को गर्म करना शुरू करो, तो गर्म करने पर क्या होगा, जब किसी वस्तु का आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो गर्म करने पर बेटा चीजें फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं। यानी कि गर्म करने पर चीजें फैलेंगे, एक्सपेंड करने का मतलब है कि उनका वॉल्यूम, उनका आयतन बढ़ता है, वो ज्यादा स्पेस, ज्यादा जगह घेरती हैं। तभी तो ट्रेन की पटरी में जब हम जोड़ लगाते हैं तो थोड़ा सा गैप छोड़ देते हैं पटरियों के बीच में, ताकि अगर गर्मी में पटरी फैलने भी लगे तो उनके पास एडजस्ट होने के लिए स्पेस होना चाहिए। तो गर्म करने पर नॉर्मली चीजें एक्सपेंड करती हैं, फैलती हैं। लेकिन बेटा पानी के साथ मामला थोड़ा सा अलग टाइप का है। अगर मैं पानी को गर्म करना शुरू करूं, मान लो मेरे पास 0 डिग्री का पानी है। कल ही मैंने आपको बताया था कि जब तक सारा का सारा बर्फ पिघल के पानी में ना बदले तब तक तापमान 0 रहता है। यानी मेरे पास 0 डिग्री का बर्फ भी हो सकता है, 0 का पानी भी। जब तक सारा बर्फ पानी में नहीं आएगा तापमान 0, यानी बर्फ और पानी का जो घोल है वो 0 पे रहता है। अब मेरे पास मान लो कि 0 डिग्री का पानी है, मैंने इसे गर्म करना शुरू किया, टेम्परेचर बढ़ाया 1 डिग्री, और बढ़ाया 2, और बढ़ाया 3, और बढ़ाया 4, तो मैं टेम्परेचर लगातार बढ़ा रहा हूं। तो गर्म करने पर तो चीजें फैलती हैं, एक्सपेंड करती हैं, उनका वॉल्यूम बढ़ता है, लेकिन पानी का घटता है। अगर पानी को 0 से लेकर 4 डिग्री तक गर्म करें तो पानी सिकुड़ने लगता है, उसका वॉल्यूम घटता है। लेकिन अगर मैं पानी को 4 डिग्री से ऊपर गर्म करूं तो पानी बाकी चीजों की तरह फैलना शुरू कर देता है। तो उसका व्यवहार थोड़ा विचित्र है कि 0 से लेकर 4 तक तो सिकुड़ेगा पानी, और 4 के बाद फैलेगा। तो इस बात को मैं यहां पर लिखता हूं डिटेल में, आप समझ जाओगे। पानी के साथ क्या गेम है कि पानी को अगर बेटा हम 0 डिग्री से लेके 0 डिग्री सेल्सियस से लेकर 4 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करें तो 0 से लेकर 4 तक तो पानी का जो वॉल्यूम है, इसका जो आयतन है वो घटता है 0 से लेकर 4 तक। लेकिन पानी को अगर हम 4 डिग्री से ऊपर गर्म करें, 4 डिग्री सेल्सियस से ऊपर गर्म करें, तो इसका वॉल्यूम, आयतन जो है वो बढ़ता है। तो यहां पर बड़े ध्यान समझना कि 0 से लेकर 4 तक तो वॉल्यूम घटा, 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटा, और 4 के बाद वॉल्यूम बढ़ा। तो सबसे कम कहां पे हुआ, 4 पे। तो किस तापमान पर पानी का वॉल्यूम सबसे कम होता है, तो हम बोलेंगे 4 डिग्री पर। तो एट 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस पर पानी का जो वॉल्यूम है, पानी का जो आयतन है, वो होता मिनिमम, न्यूनतम। तो 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घटता है, 4 पे वॉल्यूम सबसे कम होता है। 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटेगा, 4 पे वॉल्यूम, आयतन सबसे कम होगा, और 4 के बाद बढ़ेगा। देखो अगर क्वेश्चन बहुत ही आसान आया, तो टुच्चे टाइप का, तो ऐसा आएगा कि किस तापमान पर पानी का वॉल्यूम, आयतन न्यूनतम होता है, हम बोल देंगे 4 डिग्री पर। लेकिन आजकल ये क्वेश्चन आना बंद हो गया है। आजकल क्वेश्चन देखो क्या पूछता है, ध्यान से आंसर देना इसका। वो कहेगा आपसे अगर हम पानी को 0 डिग्री से लेकर 10 डिग्री तक गर्म करें, तो 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो पानी के वॉल्यूम, आयतन पर आपको क्या इफेक्ट दिखेगा। कोई बच्चा बताएगा कि अगर पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो इसके आयतन पर आपको क्या प्रभाव दिखेगा, घटते हुए दिखेगा, बढ़ते हुए दिखेगा, कांस्टेंट दिखेगा, या जो भी आपके दिमाग में आ रहा है सामने डायग्राम देख के बताओ। अगर हम पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करें तो पानी के वॉल्यूम, आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप कहेंगे सर सामने साफ साफ दिख रहा है कि अगर हम पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो क्या होगा। तो हम बोलेंगे कि पहले तो पानी का वॉल्यूम, आयतन घटेगा, पहले घटने वाला कि 4 तक तो घटेगा, और फिर उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, यानी कि 4 से लेकर 10 तक बढ़ेगा। तो हमारा आंसर होगा कि पहले वॉल्यूम घटेगा और फिर बढ़ेगा। तो पहले घटने का मतलब है कि 4 तक घटेगा, और फिर बढ़ने का मतलब है कि 4 से लेकर 10 तक बढ़ेगा। तो सही आंसर पता क्या होगा कि पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। पहले घटने का मतलब है कि 4 तक घटता है और फिर बढ़ता है। फर्स्ट डिक्रीजेज
एंड देन इंक्रीजेस। हिंदी में लिखेंगे कि पहले घटेगा और फिर बढ़ेगा। जैसे याद रखो माइनस कोमा प्लस, यानी माइनस पहले घटना है और फिर बढ़ना है। तो पहले घटने का मतलब है कि 4 तक घटेगा और फिर बढ़ने का मतलब है कि 4 से लेकर 10 तक बढ़ेगा। तो पानी को अगर हम 0 से लेकर 10 तक गर्म करें तो 0 से लेकर 4 तक क्या होगा, और 0 डिग्री पर पानी ने इतनी जगह घेर रखी है तो 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घटेगा, पानी सिकुड़ेगा, कम स्पेस में आ जाएगा। लेकिन जब 4 से ऊपर गर्म करेंगे तो फैलना शुरू कर देगा। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, जैसे मैंने यहां पे एक वॉल्यूम लिखा, आयतन लिखा, ऐसे आपने के नाम सुना होगा डेंसिटी घनत्व, सुना है? डेंसिटी घनत्व, इस बेटा भी हम समझेंगे, फॉर्मूला लिखेंगे। पहले इसे आसान भाषा में समझो। जैसे मैं बच्चों को कहता हूं कि मैं मान लो आप अपने किसी रिश्तेदार के यहां शादी में गए, आप अपने यहां रिश्तेदार के यहां एक शादी में गए, तो जब शाम को सारा काम हम आपने करवा दिया शादी में, भाई कुछ ना कुछ तो हेल्प करनी चाहिए। तो जब आपका सोने का नंबर आया तो मान लो कि इस कमरे में, छोटा कमरा है, इसके अंदर 4 लोग सो रहे हैं और 4 लोग सो रहे हैं इस वाले कमरे में। तो एक चीज बताओ, अगर जब आपका सोने का नंबर आए तो आप किस रूम में सोना पसंद करोगे, पहले में कि दूसरे में, ये बताओ। आप कहेंगे सर अगर हमें इन दोनों रूम में से सोने का अगर मौका मिले, अगर हमारे अंदर थोड़ा भी दिमाग होगा तो हम दूसरे वाले रूम में जाके सोएंगे। मैं कहूंगा भाई ये बताओ कि आप दूसरे वाले रूम में जाके सोओगे, पहले में क्या आपत्ति है आपको? आप कहोगे सर छोटे से स्टोर में भी आपने 4 लोग भर रखे हैं, इतने बड़े हॉल में भी 4 भर रखे हैं, ये स्टोर तो मैं भरा भरा लग रहा है भीड़ भाड़ सी है इसमें, लेकिन ये खुला खुला लग रहा है, यहां बड़े आराम से सो जाएंगे हम। यानी कि हमने क्या देखा कि उतने ही बेटा लोग यहां पर, उतने यहां पर हैं, लेकिन जहां पर जगह कम है, जहां पे वॉल्यूम कम है, जहां पे आयतन कम है, जहां पे स्पेस कम है, वो चीज आपको ज्यादा डेंस, ज्यादा भरी भरी सी लग रही है। यानी जो डेंसिटी होती है, जो घनत्व होता है, वो वॉल्यूम के आयतन के इनवर्सली प्रोपोर्शनल व्युत्क्रमानुपाती है। यानी कि जो अगर कम जगह में मैं ज्यादा पार्टिकल भर दूं तो ये चीज बहुत ही ज्यादा डेंस घनत्व वाली कहलाएगी, और बहुत बड़े एरिया में हल्की फुल्की चीजें पड़ी हो तो ज्यादा डेंस नहीं कहला पाएगी। जैसे अगर हम राज्यों की बात करें, पूर्ण राज्यों की, तो बिहार राज्य की पॉपुलेशन डेंसिटी, बिहार राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे ज्यादा है। यानी बिहार में कम जगह में बहुत सारे लोग रहते हैं तो पॉपुलेशन डेंसिटी बहुत ज्यादा है, लेकिन सिक्किम वगैरह में बहुत बड़े एरिया में कम ही लोग रहते हैं तो सिक्किम की पॉपुलेशन डेंसिटी, जनसंख्या घनत्व कम है। तो डेंसिटी जो है, अगर जगह कम होगी और ज्यादा लोग भरे होंगे तो ज्यादा डेंसिटी, और बहुत ज्यादा बड़ी जगह होगी, कम लोग भरे हुए तो पॉपुलेशन डेंसिटी कम। यानी डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम पे उल्टा रिलेशन है। यानी कि अगर मैं डेंसिटी का फॉर्मूला लिखना चाहूं तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, मास अपॉन वॉल्यूम द्रव्यमान बटे घनत्व। अब इस फॉर्मूला को बड़े ध्यान से देखना, सॉरी घनत्व क्या होता है, द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी होती है मास अपॉन वॉल्यूम, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटे आयतन, डेंसिटी क्या है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब एक चीज देखना, मास तो सेम ही है, 4 पार्टिकल यहां पे, 4 पार्टिकल यहां पे हैं, मास तो सेम है, तो फिर जिसका वॉल्यूम कम होगा, जहां पे कम जगह होगी, यानी कि उसकी डेंसिटी कैसी होगी, ज्यादा। यानी कि डेंसिटी जो है वो वॉल्यूम के आयतन के व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टा रिलेशन है। अगर आप इस बात को समझ गए हैं तो अगली बात आप बहुत इजीली समझ जाओगे। ठीक है, यहां देखना कि 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घट रहा है। अगर 0 से लेकर बेटा 4 तक पानी का वॉल्यूम घट रहा है, यानी 0 से लेकर 4 तक पानी की डेंसिटी बढ़ेगी, तो 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घटता है, पानी सिकुड़ता है, कम जगह में एडजस्ट होता है, तो वॉल्यूम घट रहा है यानी कि डेंसिटी बढ़ेगी, डेंसिटी घनत्व क्या होगा, बढ़ेगा। लेकिन 4 से ऊपर पानी का वॉल्यूम बढ़ रहा है, फैल रहा है, तो यानी कि डेंसिटी क्या होगी, घटेगी। अब 4 पे पानी का वॉल्यूम मिनिमम है, यानी डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। ये क्वेश्चन 20 बार आ चुका है अलग अलग पेपर में कि किस तापमान पर पानी का घनत्व अधिकतम होता है। तो बेटा पानी की जो डेंसिटी मैक्सिमम होती है वो होती है 4 डिग्री सेल्सियस पर। इसमें महा इंपोर्टेंट लिखेंगे, तो 4 डिग्री सेल्सियस वो तापमान है जहां पर पानी का आयतन तो न्यूनतम होता है लेकिन घनत्व अधिकतम होता है, क्योंकि वॉल्यूम डेंसिटी उल्टा रिलेशन है, जहां पर वॉल्यूम मिनिमम होगा वहां डेंसिटी क्या होगी, मैक्सिमम। तो बेटा इसी क्वेश्चन में जहां पे मैंने आपसे पूछा था कि पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो आपने बोला था पहले उसका वॉल्यूम घटेगा फिर बढ़ेगा, तो यही चीज अगर मैं डेंसिटी घनत्व के बारे में पूछ लूं
कि पानी को 0 से लेकर 10 तक गर्म करेंगे तो डेंसिटी पे क्या फर्क पड़ेगा, तो आप बोलेंगे पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। पहले बढ़ने का मतलब है कि 4 डिग्री तक बढ़ेगी और 4 के बाद घटेगी। तो एक काम करना, आप दोनों को याद मत करना। जैसे मैंने वॉल्यूम आयतन वाला याद किया हुआ है कि 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घटता है और फिर बढ़ता है, तो आप वॉल्यूम का याद रखो कि वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ता है। तो पेपर में अगर डेंसिटी घनत्व आ जाए तो साइड में लिख लेना कि भाई मैं तो पढ़ के आया हूं कि वॉल्यूम पहले घटता है और फिर बढ़ता है, लेकिन पूछ लिया डेंसिटी तो वहीं कभी उल्टा कर देना कि पहले बढ़ेगा और फिर घटेगा। समझ गए बात को? ठीक है। तो अगर आपसे कहा जाए कि वॉल्यूम जो है, आयतन जो है वो पहले घटता है फिर बढ़ता है, तो डेंसिटी का उसको उल्टा कर देंगे, पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। ठीक है। सनी कुमार पहली क्लास देख कर आओ, पता चल जाएगा। ठीक है, सबसे फर्स्ट क्लास। अब कुछ बहुत बढ़िया बढ़िया मैं क्वेश्चन यहां से निकालने वाला हूं, उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप इस क्वेश्चन का आंसर दें। अगर पानी को 0 डिग्री सेल्सियस से लेके 12 डिग्री सेल्सियस तक गर्म किया जाए तो उसके घनत्व पर क्या प्रभाव दिखाई देगा आपको? पानी को 0 से लेकर 12 तक गर्म कर रहा हूं तो डेंसिटी घनत्व पर क्या प्रभाव दिखेगा? करो ये माइनस प्लस या प्लस माइनस करके लिख देना शॉर्टकट में। देखो, आप कहेंगे सर पेपर में आया डेंसिटी घनत्व, हम तो वॉल्यूम याद करके गए हैं, तो वॉल्यूम क्या होता है? पहले घटता है और फिर बढ़ता है। वॉल्यूम ने याद किया कि पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, लेकिन आपने पूछ लिया डेंसिटी, तो डेंसिटी पहले बढ़ेगी फिर घटेगी। और पहले बात भी याद रखना, पहले बढ़ेगी यानी कब तक? 4 तक, और फिर घटेगी यानी कि 4 से लेकर 12 तक। तो हमारा आंसर होगा पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो प्लस कोमा माइनस, जिन्होंने लिखा उनका ठीक है, ये परवीन का गलत है ये। हाँ, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। सुमित, सदाफ, चितरंजन सबका ठीक है, पहले बढ़ेगा फिर घटेगा। बहुत बढ़िया। अजय, उजाला, छोटू, विशाल, सुमित, अंजलि कुमारी, एक बच्चे ने गलत दिया पूरी क्लास में, एक का और किसी का मैंने देखा गलत है, 1-2 का, बाकी सबका ठीक है। भाई आपको बताया, आप लोग यार 5 मिनट में गलत कर देते हो ना, तो मुझे आपकी बुद्धि पे कई बार तरस आता है कि अभी बताया कि पानी का जो आयतन है वो पहले घटता और फिर बढ़ता है, तो वॉल्यूम पहले घटता फिर बढ़ता है। अगर डेंसिटी पूछ लेगा तो उल्टा कर देना कि डेंसिटी पहले बढ़ेगी और फिर घटेगी। तो 4 डिग्री तक डेंसिटी बढ़ती है और 4 के बाद घटती है। आप लोग यार 2-4 मिनट में गलत कर दे रहे हो। सोचो, थोड़ा अपने ऊपर तुम भी तरस खाओ तो शायद तुम्हें कुछ शर्म सी आए और तुम्हारा दिमाग ज्यादा एक्टिवली काम करे, है ना। अब ये तो हो गया बेटा रटे रटाए क्वेश्चन। अब थोड़े से कॉन्सेप्चुअल बातें करते हैं हम, और फिर मैं आपको पीडीएफ से क्वेश्चन पूछूंगा तो आपका कॉन्फिडेंस बढ़ जाएगा। सारे क्वेश्चन पीडीएफ से पूछ लेंगे अभी कि पेपर में लैंग्वेज कैसी दिखाई देगी। ठीक है, यहाँ आ जाओ। कमेंट सबका जा रहा है, ये मत बोला करो कि मेरा कमेंट पढ़ दो, मेरा कमेंट आ रहा है कि नहीं आ रहा। सबके कमेंट आ रहे हैं। टेलीग्राम चैनल बेटा मैंने आपको बताया होगा आपकी क्लास में। देखो, जो बच्चे टेलीग्राम पे नहीं जुड़े हुए हैं उन्हें बता दूं कि टेलीग्राम पे हम डेली 10 क्वेश्चन भेजते हैं। उन 10 क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, उसमें आपको पता चल जाएगा कि कितने बच्चे सही आंसर दे रहे हैं, तो आप सही बच्चों में हो कि गलत में हो। ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज, इस पे जब मैं यूट्यूब पे क्लास लेता हूं तो उसका लिंक भी आता है, तो उसे लिख लेना साइड में, क्लास खत्म होने के बाद कर लेना। टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। लेकिन जब टेलीग्राम पे अंकुर सर फिजिक्स लिखेंगे तो इस नाम से 3-4 चैनल आएंगे, उसे आप ज्वाइन कर लेना, जिसमें 41,500 बच्चे हों। ये ओरिजिनल चैनल है, बाकी सब फर्जी हैं। ठीक है। अब आओ यहां पे वापस। अब जो मैं बताऊंगा इसे मैं डेली लाइफ के एग्जांपल से बताऊंगा, आपको ज्यादा मजा आएगा, आप ज्यादा बड़े समझोगे। देखो, अगर मैं आपसे कहूं कि मैं पानी को 0 से लेकर 4 तक गर्म कर रहा हूं, 0 से 1, 2, 3, 4, तो आप कहेंगे सर पानी को 0 से 1 पे लेके गए, 2 पे, 3 पे, 4 पे, तो और पानी को 0 से लेकर 4 पे जाएंगे तो वॉल्यूम घट रहा है। सर उल्टा करके देख लो एक बार, चलो उल्टा कर लेते हैं। अगर 0 से लेकर 4 तक पानी का वॉल्यूम घट रहा है तो अगर मैं 4 से जाऊं 0 की तरफ, 4 से तापमान घटा के 3, और ठंडा 2, और ठंडा 1, और जमा दिया 0, यानी जब मैं 4 से 0 की तरफ जाऊंगा तो क्या होगा? अगर 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घट रहा है तो 4 से बेटा 0 तो वॉल्यूम बढ़ेगा ना। यानी कि जब आप पानी को ठंडा करके उसे
ठंडा कर रहे हैं, 4 से 3, 3 से 2, 2 से 1 और 0 पे जमा ही दिया। यानी जब आप पानी को फ्रीज करना शुरू करते हैं, पानी को बर्फ बनाने की कोशिश करते हैं, तो पानी का वॉल्यूम बढ़ता है। भाई 0 से लेकर 4 तक वॉल्यूम घट रहा है, तो 4 से लेकर 0 पे वॉल्यूम बढ़ेगा। यानी जब पानी जमने लगता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, उससे ज्यादा जगह चाहिए। इसका बहुत अच्छा एग्जाम्पल बता रहा हूं मैं आपको। आप कभी अपने घर में काम करना, जैसे कि एक बोतल लेना, एक कांच की बोतल लेना और उसे पूरी पानी से भर देना ऊपर तक और टाइट बंद कर देना बिल्कुल कस के, और घर में फ्रीजर में रख देना, फ्रिज के अंदर फ्रीजर में। 2-3 दिन के बाद देखना कांच की बोतल टूट जाएगी। क्यों? भाई जब पानी जमने लगता है ना, ठंडा हो रहा है, 3, 2, 1, 0 पे जम रहा है, जिस समय पानी जमना शुरू करता है ना, तो उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ता है। अब पानी का वॉल्यूम बढ़ने का मतलब है कि उसे ज्यादा स्पेस, ज्यादा जगह चाहिए। अब बोतल तो पूरी आपने पानी से भर रखी है और ऊपर से टाइट बंद भी कर रखी है, तो जब अंदर का पानी जमेगा, उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, तो क्या करेगा, कांच की बोतल को तोड़ देगा वो। तो अगर कभी कांच की बोतल पूरी पानी से भरी हुई फ्रीजर में रखी गई और वो टूट गई, तो उसका वजह क्या है कि जब पानी जमता है तो कांच की बोतल को क्यों तोड़ दे रहा है? क्योंकि उसका वॉल्यूम आयतन बढ़ता है। दूसरी चीज, अगर आपको सर मैं कांच की बोतल ना लूं, एक काम करते हैं प्लास्टिक की बोतल ले लेते हैं, तो क्या होगा, जैसे मान लो कि आपके पास एक प्लास्टिक की बोतल है, ये पूजा घर में तिल का तेल रखा हुआ है, मैंने इसे उठा लिया। मान लो कि आप अपने घर में एक प्लास्टिक की बोतल लेना और उसे पूरी पानी से भर देना, पूरी प्लास्टिक की, और उसे रख देना फ्रीजर में। जब पानी जमेगा तो उसका वॉल्यूम आयतन तो बढ़ेगा, यानी वॉल्यूम बढ़ना, आयतन बढ़ना, उसे ज्यादा जगह चाहिए। अब लेकिन ये भाई प्लास्टिक तो थोड़ी फ्लेक्सिबल होती है, टूट तो पाएगी नहीं, तो पता क्या होगा, आप ये देखना जो बोतल में जो नीचे वाला हिस्सा होता है ना, अंदर को दबा हुआ होता है, तो ये ना थोड़ा उभर के ऐसा आ जाएगा, बाहर को निकल के आ जाएगा, फूल जाएगा नीचे वाला हिस्सा। क्योंकि जब अंदर का पानी जब जमेगा तो उससे ज्यादा स्पेस चाहिए, उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो चारों तरफ को फैलेगा। तो यहां से इसकी शेप आपको ऐसे दिखेगी, अजीब सी, बोतल रखते गिर जाएगी। तो अगर कोई आपसे कहे कि कांच की बोतल रखने से टूट क्यों जाती है, प्लास्टिक की बोतल पूरी पानी से भर के फ्रीजर में रखते हैं तो नीचे से फूल क्यों जाती है, तो सबका आयतन, सबका रीजन यही है कि जब पानी जमता है तो उसका आयतन बढ़ता है, वॉल्यूम बढ़ता है, नहीं उससे ज्यादा स्पेस चाहिए, इसलिए तोड़ देता है। जो बहुत ही कोल्ड कंट्री है ना, जहां बहुत ठंड पड़ती है, वहां कई बार सर्दियों में पानी के पाइप तक फट जाते हैं। भाई पाइप के अंदर मान लो पूरा पानी भर के चल रहा है और अचानक से टेम्परेचर बहुत गिर गया, तो जब पानी बहुत तेजी के साथ जमेगा तो जमते समय तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तो पानी के पाइप तक फाड़ देता है वो। तो अगर कोई आपसे कहे कि सर्दियों में पानी के पाइप क्यों फट जाते हैं, कांच की बोतल फ्रीजर में क्यों टूट जाती है, प्लास्टिक की बोतल क्यों फूल जाती है, वजह यह कि जमते समय वॉल्यूम बढ़ता है, जब भी पानी जमेगा तो उसका वॉल्यूम बढ़ेगा, इसलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे इस लाइन को हम लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर। इसके मैं क्वेश्चन दिखाऊंगा आपको 2-3 अभी पीडीएफ से। ड्यूरिंग, हिंदी में लिखवा दूंगा अभी, ड्यूरिंग freezing of water its volume increases। पानी के जमने के दौरान, पानी के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है। पानी के जमने के दौरान इसका आयतन बढ़ता है। अच्छा बेटा, अगर पानी के जमने के दौरान आयतन बढ़ रहा है तो बर्फ पिघलने पर क्या होगा? भाई बर्फ को पिघाल रहे हो, 0 से तापमान उसका 1, 2, 3, 4 कर रहे हो, पिघाल दे रहे हो उसे, तो भाई अगर पानी जमते समय वॉल्यूम बढ़ रहा है तो पिघलते समय तो वॉल्यूम घट रहा है, तो जब बर्फ पिघलती है तो वॉल्यूम घटता है। लिखेंगे ड्यूरिंग मेल्टिंग ऑफ आइस इट्स वॉल्यूम डिक्रीजेज। हिंदी में लिखेंगे बर्फ के पिघलने के दौरान, बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन, बर्फ के पिघलने के दौरान इसका आयतन घटता है। और बेटा जो फर्क पड़ता है ना, ये 10% के आसपास होता है। यानी जब पानी जमेगा तो 10% वॉल्यूम बढ़ जाएगा और पिघलते समय बर्फ के 10% वॉल्यूम घट जाएगा। ठीक है, तो अगर आपसे पेपर में पूछा जाए, अच्छा चलो मैंने आपको कहानी तो बता दी है, अब मैं आपको इससे दिखाता हूं कि पेपर में क्वेश्चन की लैंग्वेज कैसी रहती है, आप पकड़ पाओगे कि नहीं। देखो क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे पहले और फिर उसके आगे ABCD लिखेंगे,
तो थ्योरी के बाद हम अगर क्वेश्चन कर पा रहे हैं तो इसका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर है। अगर थ्योरी के बाद क्वेश्चन हमारे से नहीं हो रहा है, इसका मतलब हम केवल रट रहे हैं, पता में कुछ नहीं चल रहा। अब अपने आप को 5 7 1 6 नंबर और है। थके हुए क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं, बिल्कुल थका हुआ, जिसे आप 1 से 2 सेकंड में करोगे। क्वेश्चन नंबर 6, पहले आप लिखेंगे 6, उसके आगे लिखेंगे ABCD। कह रहा डेंसिटी ऑफ वाटर इज हाईएस्ट एट द टेम्परेचर ऑफ, पानी घनत्व अधिकतम होता है, आंसर लिखेंगे 4 डिग्री सेल्सियस। 0 पर टिक मत लगा देना, पानी की डेंसिटी होती है 4 डिग्री पर मैक्सिमम। इसमें मेरा इंटरेस्ट नहीं है आप सही दे रहे हो कि गलत, ये मान के चल रहा हूं कि आप सही कर रहे होंगे इसे। क्वेश्चन नंबर 14 करो, 14। सोनू बिल्कुल ठीक लिख रहे हैं, बात एकदम बहुत बढ़िया लिखी है आपने लाइन। देखो, सर्दियों में कभी कभी पानी ले जाने के लिए उपयोग किए जाने वाले धातु पाइप फट जाते हैं, क्यों? कह रहा है कि धातु के पाइप क्यों फट जाते हैं सर्दियों में पानी ले जाने वाले। पहला ऑप्शन लिखा है इसने, वाटर एक्सपेंड व्हेन इट फ्रीजेस, पानी जब जमता है तो यह फैलता है। पानी जब जमता है तो ये फैलता है। ठीक है बेटा, पहला ऑप्शन ही ठीक हो गया कि धातु पाइप क्यों फट जाते हैं, क्योंकि जो पाइप पानी को कैरी कर रहे हैं सर्दियों में क्यों फट जाते हैं कि अगर टेम्परेचर बहुत डाउन हो गया और ये अंदर का पानी जम गया, तो जब बर्फ जमती है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है तो पानी के पाइप को फाड़ देगी, तो वाटर एक्सपेंड करता है जब वो जमता है। तो आंसर बनेगा इसका ए ऑप्शन। तो जिन्होंने ए दिया है उनका सही है, जो फालतू फर्जी डी सी बी पे लगा रहे हैं इन सबका गलत है। भाई मैंने इन बातों का जिक्र किया भी, मैंने क्या बोला आपसे कि कोल्ड कंट्रियों में कई बार धातु के पाइप क्यों फट जाते हैं, कि जब पानी जमता है तो पाइप फाड़ देता है, कांच की बोतल टूट जाती है या प्लास्टिक की बोतल नीचे से फूल जाएगी, क्योंकि पानी जमते समय फैलता है, ये बताया मैंने। ठीक, एक क्वेश्चन ये करना, ये बिहार एसएससी का क्वेश्चन है, ये बिहार में आया हुआ है ये। साक्षी, करुणा, सौरभ, देवव्रत, सौरभ पंडित, मिहिर कुमार, दुर्गेश, महक, रूही कोहली, अभिमन्यु कुमार हमें अच्छे आंसर दे रहे हैं। साक्षी सिंह, आस्था दुबे, रजनेश कुमार यादव, बहुत बढ़िया, करते रहो। इसने कहा कि व्हेन आइस मेल्ट, देखो बेटा याद रखना, हमने याद किया था पानी जब जमता है तो पाइप फाड़ देता है, यानी कि वॉल्यूम बढ़ता है। आप जमने वाला याद रखो कि पानी जब जमेगा कांच के बोतल को तोड़ देगा, पानी जब जमेगा पानी के पाइप फाड़ देगा जमते समय, तो पिघलते समय क्या होगा, उल्टा हो जाएगा। यानी कि जब बर्फ पिघलेगी तो वॉल्यूम घटेगा, तो बर्फ के पिघलते समय वॉल्यूम घटता है। वॉल्यूम कब बढ़ता है, जमते समय। जब पानी की बर्फ जमती है तो वो कांच की बोतल को तोड़ती है और पाइप को फाड़ देती है, तो बर्फ पिघलते समय वॉल्यूम डिक्रीज होता है। देखो मास बेटा कोई फर्क नहीं पड़ता पिघलने जमने से, अगर वो पहले आधी किलो था जमने के बाद भी आधी किलो ही रहेगा। तो आंसर आएगा बी, 16 का बी ठीक है। वरुण, मानसी, साक्षी, रविरंजन, मिहिर, खुशी, जोशी, काजल, नैन, सगुन, निशा, अजय, मृत्युंजय, मोनिका, प्रियांशु, रमनदीप, अजय, अक्षय, अशोक, मेघवाल, कुमारी, नैना मिश्रा, दुर्गेश, ज्योति, बहुत बड़े, सबके आंसर बिल्कुल ठीक आए हैं। एक आधे का गलत था, बाकी सबका ठीक। अगला क्वेश्चन 17, क्वेश्चन का नंबर जरूर लिखना भाई। क्वेश्चन नंबर 17 कह रहा है कि पानी से भरी कांच की बोतल फ्रीजर में रखने पर टूट जाती है, क्यों? देखो मैंने सारे एग्जांपल आपसे डिस्कस किए थे कि कांच की बोतल क्यों टूटती है, पानी के पाइप क्यों फटते हैं। तो पानी से भरी कांच की बोतल इसलिए टूटती है क्योंकि जब पानी जमता है तो भाई वो फैलता है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोतल श्रिंक ऑन फ्रीजिंग, बोतल पर कोई फर्क नहीं पड़ता, कांच की बोतल थोड़ा ना सुखड़ेगी फैलेगी,
पानी सिकुड़ता है, फैलता है, द वॉल्यूम ऑफ वाटर डिक्रीज ऑन फ्रीजिंग, नहीं, जब पानी जमता है तो उसका वॉल्यूम बढ़ता है, तभी तो पाइप फटेगा, तभी तो बोतल टूटेगी। तो सी आंसर है इसका। तो 17वें का जो सी लिख रहा है उसका एकदम ठीक है। तनु लिख रही है बी गलत है, श्रवण कुमार सोनाली का ठीक है, अंजलि का, अक्षय का, वरुण, भानु, ओम, वर्मा, दीपक, साहिल, आलम, पूजा कुमारी, चित्रंजन, छोटू, सबका सही है, बहुत बढ़िया। यानी कि जो हमने अभी कॉन्सेप्ट पढ़ा उसके हमने हर एक चीज से जुड़े हुए क्वेश्चन भी देख लिए, तो साथ साथ क्वेश्चन देखते रहेंगे तो कॉन्फिडेंस में हमारे इजाफा रहेगा। अब आते हैं वापस से। देखो जितनी बार मैं बेटा यहाँ पे ये बनाऊंगा बीकर, उतनी बार ही आपको बनाने हैं, ठीक है। ये हमारे पास एक बीकर है, इसके अंदर है पानी, बीकर है, बीकर में पानी है, पानी को सुंदर सा बना देते हैं हम, सुंदर सुशील, पानी पानी रे। चलो ये हमारे पास पानी, जल ही जीवन है, रहीमन पानी राखिए, बिन पानी सब सून। सुना नहीं सुना सारी बातें तुमने बचपन में? देखो अगली लड़ाई पानी के लिए होगी, तीसरा वर्ल्ड वॉर पानी के लिए होगा, इस तरह की बातें सुनी होंगी। अब हमारे पास एक बीकर है, बीकर में पानी है। अच्छा, अब इसमें एक आइस क्यूब तैर रही है, आइस क्यूब। देखो एक बच्चा क्या कह रहा है, आपका पढ़ाने का स्टाइल बढ़िया है, फनी है, सारे के सारे फर्जी हैं, ये वो। मैंने पहले भी आपसे बताया होगा, कभी भी एक क्लास में दूसरे के बारे में गलत नहीं लिखना। आप दूसरे क्लास में जाते होंगे, कहते होंगे भाई साइंस के टीचर बेकार हैं, किसी में जाते होंगे कहते होंगे आर्ट के बेकार है। ये बहुत लो कैटेगरी में आता है। ये हम किसी की प्रशंसा या किसी की बुराई कर सकते हैं, उसी टीचर को उसके कमेंट में बता सकते हैं, किसी और का रेफरेंस नहीं लेना। तो इस बात को ध्यान रखना। आप आगे भाई जीवन में बढ़ोगे, सरकारी नौकरी भी करोगे, डिपार्टमेंट में जाओगे, तो ये है ना फालतू वाली बातें ये कि वो ऐसा है, वो बढ़िया है, वो बेकार है, इनसे बचना है भाई हमें, है ना। पढ़ाई केवल किताबी ज्ञान नहीं है, पढ़ाई हमें समाज में रहना भी सिखाती है। अब देखो एक क्वेश्चन आता है पेपर में कि जब किसी बीकर में पानी है और पानी के अंदर आइस क्यूब तैर रही है, तो उस आइस क्यूब का कितना हिस्सा पानी के अंदर होता है, कितना बाहर होता है। देखो कोई भी जो बीकर में जो बर्फ तैर रही होती है ना, तो उस बेटा बर्फ का 90% हिस्सा जो है वो पानी के अंदर होता है और 10% होता है बाहर। या आप ये भी कह सकते हैं कि इस बर्फ का 9/10 हिस्सा, 9/10 पार्ट, 9/10 हिस्सा अंदर होगा और 1/10 कहां होगा, बाहर होगा। तो पेपर में क्वेश्चन आता है कि साफ जल में जब पानी के अंदर बर्फ तैर रही हो तो कितना हिस्सा अंदर होगा, कितना बाहर होगा। तो हमने कहा कि 90% अंदर, 10% बाहर। पहला क्वेश्चन हो गया ये। अब आते हैं दूसरे पे। इसमें देखो कुछ हमने एक बार सीखा था कुछ की कॉपी पेस्ट करना टाइप का कुछ था कहीं पे एक ऑप्शन। हाँ, अरे वाह मजा आ गया, गजब। ये आपकी क्लास में किया मैंने पहली बार, मैं कुछ और करना चाह रहा था, मजा आ गया एकदम। अभी अगली हर क्लास में यूज होगा, फर्स्ट टाइम का एक्सपीरियंस था हमारा ये। मुझे लगा कि खाली डायग्राम कॉपी होता है, तो पूरा जो हाथ से बनाया वो भी हो गया। सुंदर सुशील, देखो अब बेटा हमारे पास में ये डायग्राम है, ये वाला दूसरा। अब इस पर आ जाओ। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपसे क्या बोला कि जब बर्फ तैर रही होती है उसका 90% हिस्सा अंदर होता है, 10% होता है बाहर, ठीक। अब यहां पे आ जाओ। अगर मैं आपसे कहूं कि एक बीकर में पानी के अंदर बर्फ तैर रही है, और जिस समय बर्फ तैर रही थी ना, उस समय इस बीकर में पानी का लेवल यहां तक था, मैंने निशान बना दिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सब बच्चों को इसका आंसर पता होगा ऑलरेडी। तो अगर पेपर में क्वेश्चन आए कि एक बीकर में एक आइस क्यूब तैर रही है और उस समय पानी का लेवल यहां तक है, जो मैंने निशान बनाया, जब ये बर्फ पूरी पिघल जाएगी और पानी बन जाएगा इसका, तो बीकर में जो वाटर का लेवल है वो इससे ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, यही रहेगा। क्या होगा ये बताओ।
हम्म 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 हम्म। अगर जब पूरा बर्फ पिघल जाएगी तो वाटर का लेवल बढ़ेगा घटेगा या यही रहेगा, क्या होगा? हम्म। एस यादव का हमारे पास में एक आंसर आया है। अभिषेक का गलत हो गया है, अभिमन्यु का सही है। जितने बच्चे कह रहे हैं ऊपर, उन सबका गलत है। बेटा तुम्हें इस क्वेश्चन का आंसर नहीं पता, ये इतनी बार रिपीट हो चुका है अलग अलग पेपर में। बच्चों को इसकी एक्सप्लेनेशन, इसका रीजन ना पता हो भले ही, पर आंसर तो पता होता है। क्योंकि किसी बीकर में अगर आइस क्यूब तैर रही है ना तो पिघल जाए, वाटर का लेवल वही का वही रहता है, कोई चेंज नहीं आएगा। क्यों? अभी हम बताएंगे, पहले आंसर याद करो इसका। अगर किसी बीकर में पानी के अंदर आइस क्यूब तैर रही हो तो पिघलने के बाद वाटर का लेवल वही का वही रहता है। लिखेंगे आफ्टर melting of ice, the level of water in a beaker will remain same। हिंदी में लिखेंगे बर्फ के पिघलने के बाद, बर्फ के पिघलने के बाद बीकर में जल का स्तर समान बना रहता है। ठीक है, अब देखो ऐसा क्यों हो रहा है, ध्यान समझना। हाँ, जिन्होंने सेम का उनका ठीक है। देखो अब एक बार समझो कि भाई जब ये बर्फ तैर रही थी तो मैंने कहा कि इसका 90% हिस्सा होता है अंदर, 10% होता है बाहर। यानी कि अगर इस बर्फ का पूरा वॉल्यूम, पूरा आयतन 100 हो तो 100 में से 90 हिस्सा तो अंदर रहेगा, 10 रहेगा बाहर। तो मैंने मान लिया कि इस बर्फ का टोटल वॉल्यूम 100 है। ऐसा मान लो कि लेट माना कि पूरा जो वॉल्यूम है वो कितना है, 100 सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, जो भी आपको मानना है। ठीक है, अच्छा अब इस 100 वॉल्यूम में से 90 वॉल्यूम तो अंदर रहेगा और 10 रहेगा बाहर। यहां तक कोई समस्या नहीं है। लेकिन बेटा जब बर्फ पिघलेगी, अब देखो होगा क्या। अब जो अंदर बर्फ है पानी के अंदर, जब ये बर्फ पिघलेगी तो आपको मैंने बताया था कि जब बर्फ पिघलती है तो उसका 10% वॉल्यूम कम हो जाता है। भाई जब पानी जमता है तो वॉल्यूम बढ़ता है, पानी के बोतल फाड़ देता है, वो पाइप को फाड़ देता है, तो पानी जमते समय तो फैलता है, यानी कि पिघलते समय तो वॉल्यूम घटता है। यानी जो अंदर बर्फ है, अभी अंदर जो बर्फ है इसका वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर है, लेकिन जब ये बर्फ पिघल जाएगी तो उसका वॉल्यूम 90% नहीं बचेगा। पिघलने के बाद, पानी बनने के बाद 10% वॉल्यूम तो घट ही जाएगा। तो 90 का 10% कितना होता है, 9। यानी कि वॉल्यूम 90 सेंटीमीटर की बजाय केवल अभी जो अंदर वॉल्यूम था वो 90 सेंटीमीटर था, लेकिन बाद में केवल कितना रह जाएगा, 81 सेंटीमीटर ही रह जाएगा। भाई आपको पता है कि जब बर्फ पिघलती है 10% वॉल्यूम घटता है, तो अंदर बर्फ कितनी थी, 90 सेंटीमीटर। जब बर्फ पिघल के पानी बनेगी तो उस पानी का आयतन तो केवल 81 रहेगा, लेकिन जो ऊपर वाली बर्फ है ये भी तो पिघल के अंदर ऐड होगी। और जब बर्फ पिघलती है 10% वॉल्यूम घट जाता है, तो 10 का 10% होता है 1। तो कितना वॉल्यूम बचेगा, ये 9। यानी ये 9 सेंटीमीटर अंदर ऐड हो जाएगा, 9 सेंटीमीटर क्यूब। तो नहीं टोटल कितना अंदर ऐड हो गया, 90 सेंटीमीटर क्यूब। और जब पहले था तब भी 90 ही था, जब बर्फ तैर रही थी तब भी अंदर कितना वॉल्यूम ऑक्यूपाई किया था, 90 सेंटीमीटर क्यूब। पिघलने के बाद 81 यहां से आ जाएगा 10% घट के, और 9 यहां आ जाएगा 10% घट के, तो फिर से कितना बन रहा है, ये 90 ही बन रहा है। तो वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जितना वॉल्यूम पहले घेर रखा था अंदर उतना ही अभी भी घेर रखा है। तो बर्फ के पिघलने के बाद वाटर का लेवल सेम रहेगा। ठीक है, एक बच्चा कह रहा है सर फिर ग्लेशियर पिघलने से समुद्र का वाटर लेवल बढ़ने का खतरा क्यों रहता है। देखो वो अलग चीज है, दो चीजों को अलग अलग समझो। एक मैंने कहा कि मेरे पास इस बर्तन में पानी है और मेरे पास यहां से अलग से मान लो कि ग्लेशियर पिघल रहे हैं। तो जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो ग्लेशियर जैसे मान लो कि ग्लेशियर कहां पे, गंगोत्री में है ना, यमुनोत्री में है, सियाचिन में, अलग अलग ग्लेशियर है जहां से बहुत सारी नदियां निकलती हैं। जो ग्लेशियर पिघलेंगे तो उन ग्लेशियर के पिघलने से क्या होगा,
पानी में जो नदी है, नदी में जल का स्तर बढ़ेगा तो नदियों से पानी कहां पहुंच जाएगा, समुद्र में। तो वहां पे पानी ऐड हो रहा है जा जाके। वहां पे ऐसा नहीं हो रहा कि सारे के सारे ग्लेशियर समुद्र के अंदर ही हैं, वहीं के वहीं तैर रहे थे, वहीं के वहीं पिघल रहे हैं, ऐसा नहीं है भाई। ग्लेशियर मान लो कि जब यहां पिघलेगा गंगोत्री में, तो क्या होगा, यमुना के अंदर, गंगा के अंदर पानी ज्यादा आएगा। जब फाइनली गंगा कहां गिरेगी, समुद्र में ज्यादा पानी गिरेगा, तो वाटर का लेवल इसलिए बढ़ जाएगा। ठीक है, तो हमने क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी बीकर में बर्फ तैर रही हो तो उसके पिघलने पर वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जब वो बर्फ तैर रही थी तो अंदर कितना वॉल्यूम था, 90 सेंटीमीटर क्यूब, बाहर कितना था 10, क्योंकि मैंने माना कि टोटल बर्फ का आयतन 100 ले लो तो अंदर होता है 90% हिस्सा, बाहर होता है 10। यानी जब ये बर्फ तैर रही थी तो अंदर कितना वॉल्यूम घेर रखा था इसने, 90 सेंटीमीटर क्यूब। जब ये पिघल जाएगी, पिघलने पर 10% वॉल्यूम घटता है, तो 90 सेंटीमीटर की बजाय जब ये पिघल जाएगी तो केवल 81 सेंटीमीटर ही बचेगा। और ये जब पिघलेगा ऊपर वाला, ये भी अंदर ऐड होगा पानी बन के, तो इसका वॉल्यूम भी 10% घट जाएगा, तो 10 से कितना रह जाएगा, 9। तो यानी कि इसके पिघलने से कितना वॉल्यूम ऐड हो रहा है अंदर, 81। इसके पिघलने से कितना ऐड हो रहा है, 9। तो टोटल वॉल्यूम कितना बना, 90 सेंटीमीटर क्यूब। और पहले भी कितना था अंदर वॉल्यूम, 90 सेंटीमीटर क्यूब। तो वाटर के लेवल पर कोई फर्क पड़ेगा नहीं। तो आपको सीधे याद रखना है, किसी बीकर में बर्फ तैर रही हो तो उसके पिघलने से वाटर के लेवल पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, अच्छा, इसी का एक तीसरा भाई देखना है इस क्वेश्चन का। मेरे पास में एक बीकर है, इसमें कहीं था क्या कुछ, वो पहले हमने कॉपी वाला देखता हूं, कॉपी पेस्ट का ऑप्शन नहीं है ना यहाँ पे। मैं एक्चुअल में ये करना चाह रहा था, देखो उधर कॉपी पेस्ट होता है क्या। मान लो कि हमने ये ऐसे किया, आपकी क्लास में सारे एक्सपेरिमेंट लग रहा है, सही हो जाए तो मजा आ जाए। कॉपी, अभी जो कॉपी किया है वो इस वाले पेज पर अगर पेस्ट हो गया ना, मजा आ जाएगा। पेस्ट का ऑप्शन कैसे आएगा, पेस्ट का तो आया ही नहीं है, ये मैं ढूंढ रहा था तब। चलो छोड़ो, बना ही लेते हैं। इस दिन घर में बैठकर आराम से ट्राई करेंगे, जब कॉपी हो रहा तो पेस्ट भी होना चाहिए। एक बीकर है, बीकर के अंदर पानी है, पानी पानी रे, और इसके अंदर एक आइस क्यूब तैर रही है। भाई और बहनों, ये आइस क्यूब तैर रही है। हम्म, अब ये हमारे पास में बीकर में पानी के अंदर आइस क्यूब तैर रही है, लेकिन बेटे सर मैंने क्या किया, इस आइस क्यूब के ऊपर एक 5 रुपए का सिक्का और रख दिया, या एक कांच का टुकड़ा रख दिया। अब जैसे मैं इसके ऊपर एक सिक्का रखूंगा तो इस आइस क्यूब को दबाएगा, पुश करेगा। अब मान लो कि दोनों तैर रहे हैं और उसमें पानी का लेवल यहां तक है। इस वाले केस में केवल आइस क्यूब नहीं है, इस आइस क्यूब के ऊपर एक सिक्का भी रखा हुआ है। तो पेपर में कह सकता है कि 5 रुपए का सिक्का रख दिया आइस क्यूब के ऊपर, या कांच का टुकड़ा रख दिया, या लोहे की गोली रख दी, या लेड की गोली रख दी, तो अब ये आइस क्यूब के अंदर फंसी हुई है या इसके ऊपर रखी हुई है। तो अब ये दोनों तैर रहे हैं बड़े मजे के साथ, और वाटर का लेवल है यहां तक। तो बेटे इस वाले केस में बताओ कि जब बर्फ पूरा पिघल के पानी बन जाएगा तो सिक्का टक से अंदर गिरेगा, तो इस वाले केस में वाटर का लेवल बढ़ेगा घटेगा कि सेम रहेगा, इसमें क्या होगा। कह रहे सर डबल फिगर शेप, नहीं तो ये तो हो जाता है। जैसे मान लो कि हमने ये किया, जो बच्चा कह रहा ना, ये जैसे मान लो कि मैंने ये किया, और ये तो यहां से तो एक कॉपी हो गया, ये तो हो गया। मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लो मैंने यहां पे लिखा अंकुर, यहां से मैंने डायग्राम नहीं लिया और मुझे इसे कॉपी करके नेक्स्ट पेज पे लेके जाना है। तो यहां से जब मैं इसे कर रहा हूं तो ये कॉपी तो हो जा रहा है, कॉपी का ऑप्शन तो आ रहा है, लेकिन इसे पेस्ट कहां पे, अगले पेज पर अगर पेस्ट करना है तो यहां कैसे पेस्ट होगा, ये समझ में नहीं आ रहा मुझे। हम्म, इस वाले केस में क्या हुआ भाई,
जितने बच्चे कह रहे हैं कि वाटर का लेवल सेम रहेगा उनका गलत है, जितने कह रहे हैं कि बढ़ जाएगा उनका भी गलत है। इस क्वेश्चन का आंसर है वाटर का लेवल घट जाएगा। देखेंगे आफ्टर, अभी इसका बताएंगे, इसके बारे में समझाएंगे। आफ्टर मेल्टिंग ऑफ आइस द लेवल ऑफ वाटर इन बीकर विल डिक्रीज। बेटा इस वाले केस में जब तो खाली आइस क्यूब हो तो उसके पिघलने पर वाटर का लेवल सेम रहता है, ध्यान रखना। और जब आइस क्यूब के ऊपर कोई चीज रखी हुई होगी जो पिघलने पर डूब जाती हो, उस वाले केस में वाटर का लेवल घटेगा। ये चीज चाहो तो ये भी ऐड कर लेना। इन दिस केस इस केस में बर्फ के पिघलने के बाद जल का स्तर गिरेगा। देखो ये क्वेश्चन जब पेपर में आता है तो बच्चे लाइन से गलत कर देते हैं। एक करेक्ट कंट्रोल पी, अरे कंट्रोल पी के लिए काम करते हैं, सही कह रहा है बच्चा। इसके लिए ये देखें ट्राई करके, पहला एक्सपेरिमेंट ही हो जाए। यहां पे काम नहीं कर रहा हूं, एक कम चलो छोड़ो। अब यहां पे एक चीज देखना, ये जो मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा है ये बच्चे गलत करते हैं, उसकी 2-3 वजह हैं। एक तो ये कि पेपर में 90% केस में आता है ये वाला क्वेश्चन कि जिसमें केवल बर्फ होती है, बर्फ पिघलने पे वाटर का लेवल रहता है सेम, तो बच्चों को आंसर रटा होता है कि बर्फ पिघलने पर जल का स्तर समान रहता है, तो सेम पर टिक लगा के आ जाते हैं पेपर में। वो सोचते हैं कि वही क्वेश्चन होगा, लेकिन कुछ बच्चे ध्यान से क्वेश्चन पढ़ते हैं, वो सोचते हैं कि यहाँ पे केवल आइस क्यूब नहीं है, इस आइस क्यूब के ऊपर कोई चीज रखी हुई है, तो सोचते हैं चलो कोई बात नहीं, जब बर्फ पिघल भी जाएगी तो ये सिक्का तो बहुत ही हल्का सा है, ये क्या ही करेगा, तो वाटर का लेवल यहाँ पे भी सेम ही रहना चाहिए, वो सेम पर टिक लगा देते हैं। वो सोचते हैं कि नहीं, जब बर्फ पिघलेगी और ये सिक्का अंदर गिरेगा तो अपने दम पे कुछ तो हल्का फुल्का वाटर का लेवल उठाएगा ही, तो बढ़ने वाले पर टिक लगा देते हैं। एक्चुअल में जैसे एक बच्चा कह भी रहा था, वो बच्चे गलती कहां पे करते हैं, वो कंपेयर करते हैं प्यासे कौवे की कहानी जो आपने बचपन में पढ़ी है ना, उससे कि भाई एक घड़ा है, घड़े के अंदर पानी भरा हुआ है और एक कौवा आया, तो जब वो पानी पीने लगा तो उसकी चोंच केवल यहां तक पहुंची, तो उसने क्या किया कि जो अगल बगल में पत्थर पड़े हुए थे उसने उन सब पत्थरों को डालना शुरू किया घड़े में, तो पत्थर इसमें भरने से वाटर का लेवल बढ़ना शुरू हो गया और उसने पानी को पी लिया। तो बच्चों को लगता है कि जैसे पत्थर भर देने से वाटर का लेवल बढ़ रहा था, ऐसे जब बर्फ पिघलेगी सिक्का अंदर गिरेगा तो वाटर का लेवल इंक्रीज हो जाएगा। वो इस वाली कहानी से कंपेयर करते हैं। आप इन दोनों कहानी को कंपेयर नहीं कर सकते, पता क्यों? क्योंकि इस वाले केस में बाबू जो आप ये अंदर कंकड़ पत्थर गिर रहे हो ना, वो घड़े में पहले से मौजूद नहीं है, आप बाहर से जबरदस्ती ला के डाल रहे हो उन्हें। ये बिल्कुल अलग केस है। यहां पे जो सिक्का अंदर गिरेगा, ये जो कांच का टुकड़ा अंदर गिरेगा, वो सिस्टम में पहले से ही मौजूद है, वो रखा हुआ आइस क्यूब के ऊपर, दोनों मजे से तैर रहे थे। यहाँ पे पिघलने के बाद जो सिक्का अंदर गिरेगा तो ये सिक्का आपने जेब से निकाल के नहीं डाला इसमें कि वाटर का लेवल बढ़ाएगा वो, ये सिक्का यहाँ पे वो है जो पहले से सिस्टम में मौजूद था। तो एक तो इन दोनों कहानी को कंपेयर नहीं करना। यहाँ पे पत्थर क्या थे, घड़े के अंदर नहीं थे, बाद में जबरदस्ती बाहर से डाले गए। यहाँ पे सिक्का जेब से निकाल के नहीं डाला गया, वो सिक्का सिस्टम में पहले से ही मौजूद था। अब इसे समझने के लिए कि वाटर लेवल घटता है, मैं एक बहुत बढ़िया एग्जांपल आपको बता रहा हूं, इससे आप समझ जाओगे पूरी कहानी। देखो, आप ये क्लास खत्म होने के बाद अपने घर में बाथरूम में जाना, एक खाली बाल्टी लेना और उसमें पानी भर देना 70% तक, 30% खाली छोड़ देना, 70 तक पानी भर देना। अब जिस मग से आप पानी भर भर के सिर पर डालते हो ना सुबह को, उस मग को लेना और उस मग के अंदर पत्थर भरने शुरू कर देना, या कोई साबुन डाल देना भारी सी। तो जैसे आप मग में पत्थर भरोगे ना, तो मग भारी होकर नीचे की तरफ को बैठेगा और साइड से वाटर का लेवल बढ़ जाएगा। तो मान लो बाल्टी का में लेवल था पानी का 70%, लेकिन मग में पत्थर भर के जब आपने छोड़ा तो मग में पत्थर के वजन से मग नीचे को बैठेगा,
तो पानी का लेवल मान लो कि हो गया 90%, यानी कि ये मग पत्थर के सहित 90% पानी का लेवल है। अब मुझे एक चीज बताओ, जब मग में पत्थर पड़े हुए हैं, मग भारी होकर नीचे बैठा, तो पानी का लेवल आपको 90% पे दिख रहा है। अगर आप इस मग को पत्थर सहित झटके से बाहर निकाल दो तो फिर से पानी का लेवल 70 हो जाएगा। अब इन पत्थर और मग को आप अलग अलग छोड़ना, जब पत्थर मग अलग अलग छोड़ोगे ना आप, तो पत्थर जब मग में पड़े थे तो मग के अंदर जब पत्थर पड़े तो वाटर का लेवल 90% का रखा था इन्होंने, लेकिन जब पत्थर मग अलग अलग हो जाएंगे ना, अभी पत्थर केवल पानी का लेवल 72 या 73% तक ही उठा पाएंगे। यानी जब ये साथ में थे तो पानी का लेवल 90 था, अलग होते कितना पहुंच गया 73। ऐसे यहां पर है, जब ये सिक्का जो है इस आइस क्यूब के ऊपर रखा हुआ है तो उसने हल्का सा भी अगर आइस क्यूब को पुश कर दिया तो वाटर का लेवल काफी ऊपर उठ जाएगा, लेकिन जब पिघल के बिल्कुल अलग हो जाएंगे, अब सिक्का अपने दम पर उतना पानी का लेवल नहीं पहुंचा पाएगा जितना कि इसने इसके ऊपर बैठे होने से पहुंचा रखा था। यानी कि जब ये सिक्का, ये कांच का टुकड़ा इसके ऊपर रखा होगा, पुश करेगा, पानी का लेवल बहुत ज्यादा उठा हुआ होगा, आपको काफी ऊपर दिखेगा, अलग होते ही पानी का लेवल नीचे आ जाएगा। जैसे इतने ही पत्थर मग में छोड़ोगे तो मग को नीचे को दबाएंगे, बहुत लेवल ऊपर उठेगा। वही पत्थर अगर आप ऐसे छोड़ दो बाल्टी में तो हल्का फुल्का ही वाटर का लेवल बढ़ेगा, तो जितना पहले था उतना नहीं पहुंचा पाएंगे। तो यानी कि अगर पेपर में खाली आइस क्यूब हो तो आप बोलेंगे उसके पिघलने पर वाटर का लेवल सेम रहता है, लेकिन आइस क्यूब के ऊपर कोई चीज रखी हुई हो या आइस क्यूब में कोई चीज फंसी हुई हो तो उसके पिघलने पर वाटर का लेवल डिक्रीज बताएंगे। अब मैं आपको 2 क्वेश्चन दिखाऊंगा, आपको समझना है कि किसका आंसर डिक्रीज वाला होगा और किसका आंसर सेम वाला होगा, ठीक है। चलो अब देखो, यहां पर देखना, एक क्वेश्चन आपको दिखा रहा हूं, बताओ इसका आंसर कौन से वाला होगा। हाँ, कुछ आंसर हमारे पास में आया है। इसमें लिखा है कि जब एक गिलास पानी में तैरता बर्फ का टुकड़ा पिघलता है तो जल का स्तर, एक गिलास पानी में तैरता बर्फ का टुकड़ा, खाली बर्फ के टुकड़े की बात कर रहा है, पिघलेगा तो वाटर का लेवल क्या रहेगा, सेम। तो इसमें खाली आइस क्यूब की बात की है, लेकिन यही क्वेश्चन मैं आपको दोबारा दिखाता हूं। इसने कहा है कि लेड के टुकड़े के साथ एक बर्फ का ब्लॉक उसमें समाया पानी में तैरता है तो बर्फ पिघलने पे क्या होगा। बेटा यहाँ पे खाली अब बर्फ का टुकड़ा नहीं है, उसमें लेड का टुकड़ा भी फंसा हुआ है, तो जब वो पिघलेगा तो वाटर का लेवल क्या होगा, डिक्रीज करेगा, फॉल्स करेगा। तो आंसर क्या बनेगा, बी ऑप्शन। तो आपको ध्यान से पेपर में पढ़ना है किसकी बात कर रहा है। हालांकि पेपर में 80-90% केस में वाटर का लेवल सेम वाला क्वेश्चन आता है, खाली आइस क्यूब है, पिघलेगी, वाटर का लेवल सेम, लेकिन कोई चीज उसके ऊपर रखी होगी तो वाटर का लेवल डिक्रीज बताएंगे। इस बात को आपको ध्यान रखना है, ठीक है। ये करना है क्वेश्चन। कल क्लास नहीं रहेगी भाई, मंडे टू फ्राइडे क्लास होगी, बताया तो था तुम्हें, बार बार एक ही बात बतानी पड़ेगी। इसने कहा कि हाइग्रोमीटर इज यूज टू मेजर, हाइग्रोमीटर किसको मापने के लिए उपयोग किया जाता है। देखो मैंने कल आपको एक चीज बताई थी, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, जिसे उसने क्वेश्चन में लिखा था RH, सापेक्ष आर्द्रता। तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी मापने के लिए हम यूज करते हैं हाइग्रोमीटर का, ठीक है। याद रखना, 2-3 इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ेंगे क्लास में बीच बीच में, तो इंस्ट्रूमेंट आपको याद रखने हैं। जैसे 1-2 इंस्ट्रूमेंट मैं आपको और बता देता हूं, तो चलो बीच बीच में आते रहेंगे, कर लेंगे उसे हम। ये करना, बिना पन्ने पलटे जो आपने अपनी कॉपी पे लिखा बिना देखे बताओ इसका आंसर कि कितना याद है आपको। अवधेश चौधरी, ओम वर्मा, मनवेंद्रा, मिहिर कुमार, करो ये। इसने कहा कि जब पानी को 0 डिग्री से 10 डिग्री तक गर्म किया जाता है
तो उसका आयतन। तो मैंने आपको बताया था कि बेटा वॉल्यूम का हमने याद किया था और वॉल्यूम ही पूछा है, तो वॉल्यूम तो हमने याद किया, पहले घटेगा फिर बढ़ेगा, तो यानी कि आंसर क्या होगा, डी ऑप्शन, पहले घटना और फिर बढ़ना। तो 23वें का डी आंसर बन जाएगा। ये वाला क्वेश्चन देखना कि पानी को 0 से लेकर 4 तक, बेटा यहाँ पे ध्यान समझना, यहाँ पे केवल 0 से लेकर 4 तक की बात कर रहा है, तो 0 से लेकर 4 तक तो पानी का जो वॉल्यूम है वो घटता है, तो पहले घटेगा बढ़ेगा वो कब होता है, जब 4 को हम क्रॉस कर लें, तो 0 से लेकर 4 तक तो वॉल्यूम घटता ही है, तो 0 से लेकर 4 तक घटता है, तो बस 4 तक ही पूछा उसने। अगर वो 10 तक पूछता या 6 तक पूछता तो हम कहते पहले घटेगा 4 तक फिर 4 के बाद बढ़ेगा। तो इस वाले क्वेश्चन का आंसर जो है 22वें का बी आएगा। उम्मीद कर रहा हूं कि आप सभी कर रहे होंगे साथ साथ। ये देखो इंस्ट्रूमेंट ये भी है, इसने कहा है कि द स्पीड ऑफ विंड इज मेजर्ड बाय, हवा की गति किसके द्वारा मापी जाती है, बेटा हवा की गति नापने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट हम यूज करते हैं, एनीमोमीटर। ये इंस्ट्रूमेंट आते हैं इसलिए मैं बीच बीच में आपको कराता रहूंगा, ये हर चैप्टर में 1-2 इंस्ट्रूमेंट हम पढ़ ही लेंगे। एनीमोमीटर, ये बेटा जो विंड रोज और विंड वेन है ना, ये एनीमोमीटर के ही पार्ट होते हैं। तो हवा की गति कितनी है, हवा 20 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से चल रही है कि 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, ये हमें बताता है एनीमोमीटर। बैरोमीटर भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका काम होता है एयर प्रेशर नापना, वायु का दाब, कि एयर प्रेशर कितना है, वायु दाब। तो बैरोमीटर का यूज होता है, बैरोमीटर का यूज होता है प्रेशर नापने के लिए, और एनीमोमीटर का यूज होता है हवा की स्पीड नापने के लिए, और ह्यूमिडिटी नापने के लिए होता है हाइग्रोमीटर। ठीक है, जो जो इंस्ट्रूमेंट आपको बताए जाएंगे इनका एक अलग से कोई चार्ट बना लेना, उसमें लिख लेना इन्हें। एक देखो ये है, तुम्हारी खुशी हमको साइंस में जुड़वा दो। भाई जो बैच लिया उसमें पढ़ो, जुड़वा दो, कोई मजाक थोड़ा ना चल रहा है, उसमें जुड़वा दो इसमें तोड़वा दो। इसने कहा कि व्हाट इज द यूज ऑफ थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट का क्या उपयोग होता है। बेटा थर्मोस्टेट जो होता है ना, इसका काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन रखना। देखो थर्मोस्टेट जो है ना, ये एसी में, फ्रिज वगैरह में लगा होता है। जैसे आपने अपने घर में एसी को फिक्स कर दिया 24 डिग्री पे, तो मान लो कि कमरे का टेम्परेचर अभी 30 है, तो एसी क्या करेगी, वो काम कर रही है, टेम्परेचर डाउन कर रही है, जैसे कमरे का तापमान 24 जाएगा ना, तो थर्मोस्टेट क्या करेगा, कट मार देगा, यानी कि जो एसी का कंप्रेसर हो काम करना बंद कर देगा, 24 पे मेंटेन रहेगा। जब कमरे का टेम्परेचर गर्मी बढ़ने लगेगी फिर से एक्टिवेट कर देगा। ऐसे फ्रिज में तो टेम्परेचर जो भी ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जब हम टेम्परेचर फिक्स कर देते हैं वहां थर्मोस्टेट लगे होते हैं। तो थर्मोस्टेट का काम होता है टेम्परेचर को मेंटेन करना। एक बच्चा कह रहा है कि टेम्परेचर मेजर करना, बेटा उसके लिए थर्मामीटर यूज करते हैं टेम्परेचर मेजर करने के लिए। टेम्परेचर इंक्रीज करने के लिए हीट उष्मा देनी पड़ेगी, गर्मी देनी पड़ेगी। समझ रहे हो बात को? चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, अब मिलेंगे मंडे को। अब इसमें मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे अगली 2-3 क्लास में हीट चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका। ठीक है, तो हीट को हम समाप्त कर देंगे। तो 1-2 से पुराना बैच भी है, मैं उन्हें बता दूंगा। उनका एक तो हीट बचा हुआ है क्लास में ना, तो जो 1-2 पुराने बैच हैं जिनका हीट टॉपिक बचा हुआ था, तो अगले वीक में उनका हम खत्म कर देंगे। बता दूंगा किस किस बैच में खत्म होगा पुरानों में, और उनके में 2-3 क्लास और लगेंगी हीट की। तो नेक्स्ट वीक हम मिलेंगे मंडे को। हालांकि मैं आपको सैटरडे संडे भी मेरे साथ क्लास होती है आपकी यूट्यूब पर, कैरेविल रेलवे एग्जाम चैनल पे। रात को 9 बजे पढ़ाता हूं मैं कैरेविल रेलवे एग्जाम चैनल पे, और उसका लिंक मैं मेरे टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूं, जो मैंने आज को बताया भी था आपको कि टेलीग्राम चैनल है अंकुर सर फिजिक्स के नाम से। तो उसको लिंक मिल जाता है जिससे आप ज्वाइन कर सको। ठीक है, तो आज के इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट एवरीवन।